हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद जय। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, साइंस का पिछला क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े हुए थे, ठीक है। और आज हम लोग आज के क्लास में लाइट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेनोमेना या परिघटना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और उस फेनोमेना का नाम है दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। कारण यह है कि मैं पिछले दोनों ही दिन एक एक वीडियो बनाया था, ठीक है। लेकिन वो वीडियो का फाइल साइज इतना बड़ा हो गया कि मोबाइल में स्टोर नहीं हो पाया, सेव नहीं हो पाया। इस कारण से मैं पिछले 2 दिन में एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। अब आज उसमें मैंने कुछ सुधार किया है, इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़े दोस्तों कि अगर लाइट रे किसी सरफेस पे अगर टकराता है तो सेम मीडियम पे वापस लौट जाता है। इस फेनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नाम देते थे। लेकिन दोस्तों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? इसमें लाइट रिबाउंस होकर के वापस नहीं आएगा, बल्कि जिस सरफेस पे टकराया उसके बाद वो दूसरे मीडियम में इंटर कर जाएगा, ठीक है। और इंटर करने के बाद जो दोस्तों वो जो अपना पाथ है उससे हल्का सा डेविएट कर जाएगा, ठीक है। तो लाइट जो अपने पाथ से डेविएट हो रहा है, इस फेनोमेना को ही हम लोग बोलते हैं दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी अगर कोई लाइट रे इस तरह से चलता हुआ आता है, ठीक है, और उसे रास्ते में कोई दूसरा मीडियम आ जाता है। सपोज कि ये लाइट रे आ रहा था दोस्तों एयर से, ठीक है। एयर से आ रहा था चल के, अब उसे कोई शीशा का टुकड़ा मिल गया, ग्लास स्लैब मिल गया, ठीक है। अब इस ग्लास स्लैब में होगा क्या? लाइट कुछ अपना ओरिजिनल पाथ पे ना जाते हुए कुछ बेंड कर जाएगा, ठीक है। तो बेंड होने की इसी परिघटना को ही हम लोग बोलते हैं दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। या तो इधर बेंड हो सकता है या इधर बेंड हो सकता है। कुछ ही देर में हम लोग देखेंगे कि आखिर किधर बेंड होना चाहिए। तो डेफिनेशन आप लोग क्लियर हो चुका होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो अपने ओरिजिनल पाथ पे ट्रेवल ना करके थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट कर जाता है, और इसी फेनोमेना को ही हम लोग बोलते हैं दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करता है, लेकिन ऐसा भी बात नहीं है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तभी लाइट के पाथ में डेविएशन होगा, बल्कि सेम मीडियम में भी हो सकता है दोस्तों। सपोज कि लाइट हमारे तक जो पहुँचता है, तो जैसे ही वैक्यूम से वो एयर में इंटर करता है तो उसे एयर के डिफरेंट डेंसिटी वाले लेयर से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो जब डिफरेंट डेंसिटी वाले एयर के लेयर से होकर के गुजरता है लाइट रे, तो उस दौरान भी उसमें हल्का बेंडिंग होता है, ठीक है। हल्का उसके पाथ में डेविएशन होता है, ठीक है। तो मीडियम का डिफरेंट होना ज़रूरी नहीं है, सेम मीडियम में भी लाइट का रिफ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब दोस्तों, आप लोग पूछेंगे कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो क्या वो वजह है जिसके कारण ये अपने पाथ से डेविएट हो रहा है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? डेविएशन होने का कारण क्या है? तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों। सिंपल सा एक एग्जांपल ये है, सपोज कि एक लड़का है, ठीक है, इसे पहुंचना यहाँ है। इसके पास एक कोई बाइक है,
इसके पास एक बाइक है दोस्तों, उस बाइक से वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा सकता है, ठीक है। उसका मैक्सिमम लिमिट है 60 किलोमीटर पर आवर, और वो मतलब उससे कम भी नहीं जाना चाहता है, ठीक है। मतलब 60 किलोमीटर पर आवर मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर ये लड़का 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलता है तो इसका जो यहाँ पर डेस्टिनेशन है वो सपोज़ कि 30 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है। उसको यहाँ तक पहुँचने में 30 मिनट का समय लगेगा। सपोज़ कि लड़का हो सकता है एग्ज़ाम देने ही जा रहा हो, एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँचना हो, 30 मिनट में उसे पहुँचना है। वो चाहता है कि मैं समय से पहले भी ना पहुँचूँ और समय से बाद में भी ना पहुँचूँ, क्योंकि बाद में पहुँचेगा तो उसे एग्ज़ाम देने में दिक्कत होगा, और पहले पहुँच के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचना चाहता है, ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद, ठीक है। तो अपना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो लड़का अपने घर से निकलता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर खाली रूट हो तो वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाए तो 30 मिनट में वहाँ पहुँच सकता है, ठीक है, पहुँच जाएगा। अब जाते जाते रास्ते में क्राउड मिल जाता है, क्राउड इतना बड़ा है, ठीक है। अब इस क्राउड की वजह से दोस्तों इस लड़के का जो स्पीड है घट के यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। इस लड़के का स्पीड घट के कितना हो जाता है? 50 किलोमीटर पर आवर। और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर लड़का इस तरह से जाए तो ये इसके लिए बेवकूफ़ी भरा बात होगा कि इतना दूरी तय करके 50 किलोमीटर अभी घटा हुआ स्पीड के साथ जाए और फिर यहाँ से निकल के वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, तो दिक्कत वाला बात है, क्योंकि ये 60 से अपना स्पीड बढ़ा भी नहीं सकता है, 60 किलोमीटर पर आवर ही उसका स्पीड है, तो 30 मिनट में यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। तो ये लड़का जो अपना ओरिजिनल पाथ है उसको छोड़ करके थोड़ा सा शॉर्टेस्ट रूट ले लेता है, ठीक है। अपने टाइम को मैनेज करने के लिए ये लड़का क्या किया, जो इतना इसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना था वो डिस्टेंस ट्रेवल ना करके ये शॉर्टेस्ट पाथ अपनाया, ताकि वो 30 मिनट में फिर से अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले तो 30 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाए। और फिर से यहाँ से निकलने के बाद वो लड़का क्या करेगा, अपना जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो डाल रहा हूँ ये नॉर्मल है, तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मैं 60 किलोमीटर पर आवर जो लिया हूँ एक्चुअल में ये लाइट रे है, ठीक है, जिसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। जैसे ही ग्लास में इंटर किया दोस्तों तो उसका स्पीड घट करके हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब लाइट को अपना जो नियत जो समय है, फिक्स जो समय है, उस पर उसी समय पे अपने डेस्टिनेशन पे अगर पहुंचना है तो उसे अपने पाथ को थोड़ा सा शॉर्टेस्ट बनाना पड़ेगा। इसी कारण से दोस्तों ये थोड़ा सा इस तरह से बेंड हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गया है, ठीक है। फिर जब ये इस ग्लास से बाहर निकला एयर में तो अब ये नॉर्मल से दूर जा रहा है। तो फिलहाल तो मैंने एक मीडियम के बारे में बताया है कि ये क्यों बेंड हुआ, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। उसी तरह से अगर कोई डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर आ रहा हो तो दोस्तों इस तरह का बेंडिंग नहीं होगा, वो थोड़ा सा अलग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, क्योंकि वहाँ उस केस में वो अपने समय को और थोड़ा सा बढ़ाना चाहेगा, ठीक है। दूरी को थोड़ा सा डिस्टेंस को बढ़ा करके अपने समय को और थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहेगा ताकि वो अपने नियत समय पे पहुँच जाए, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा अगर रेयर मीडियम में अगर पहुँच जाता है तो थोड़ा सा अपना पाथ को लॉन्ग रूट में कन्वर्ट कर देगा। सपोज कि डेंसर मीडियम से आ रहा है, ये डेंसर मीडियम से आ रहा है। अब यहाँ पर कोई रेयरर मीडियम आ गया, ठीक है। डेंसर रेयरर में वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल, क्योंकि मैं ये समझ के चल रहा हूँ थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ ही चुके होंगे चैप्टर को, बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे ऐसा बात नहीं है। उसका पहुँचना है दोस्तों
इधर कहीं पहुंचना है। तो रेयर मीडियम में ये पहुंच चुका है, यहाँ से जब चल रहा है। अब रेयर मीडियम में आने की वजह से इसका स्पीड बढ़ चुका होगा। स्पीड बढ़ने की वजह से अब ये समय से पहले पहुंच जाएगा अगर उसी स्पीड से चलेगा तो, इसलिए अपने पाथ को थोड़ा सा बढ़ा देता है, लॉन्ग रूट अपना लेता है, फिर से अपना ये जहाँ जाना है पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे इस बात को। ठीक है, तो लाइट का बेंडिंग क्यों हो रहा है ये आप लोग समझ चुके। और दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ। तो जब मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहा था दोस्तों, उस समय आप लोग को लाइट का दो प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। लाइट के दो प्रॉपर्टी के बारे में, पहला तो इसका जो नेचर होता है दोस्तों, लाइट का पहला नेचर होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा नेचर होता है वेव नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर में ये माना जाता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। ठीक है, और इसका स्टडी जिस टॉपिक के अंतर्गत होता है उसे हम लोग रे ऑप्टिक्स नाम देते हैं। ठीक है, और हमारा जो सिलेबस है 10th क्लास का सिलेबस, वो रे ऑप्टिक्स का ही सिलेबस है, वेव ऑप्टिक्स नहीं है। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स में दोस्तों हम लोग ये मान के चलते हैं लाइट वेव नेचर का स्टडी हम लोग वेव ऑप्टिक्स में करते हैं। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग ये मान के चलते हैं दोस्तों कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेव की तरह बिहेव, स्ट्रेट लाइन में सीधा ट्रेवल नहीं करता है, वो इस तरह से सीधा ट्रेवल ना करके वो इस तरह से वेव के रूप में ट्रेवल करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सपोज कि यहाँ पर सन है, सन है दोस्तों, इससे बहुत सारा वेव निकल रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अब सामने से अगर हम इसको सामने से अगर उस वेव का क्रॉस सेक्शन लेंगे दोस्तों, तो हमें एक प्लेन नज़र आएगा, क्योंकि सारे जो वेव्स हैं सबका वेलोसिटी क्या है, सेम है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जो भी वेव्स मेरे पास पहुंचा उसको हम एक क्रॉस सेक्शन लें, सामने से अगर उसको काट दिया जाए तो हमें कैसा नज़र आएगा, एक प्लेन नज़र आएगा। ठीक है, मतलब सामने से अगर देखा जाए तो एक प्लेन की भांति ये दिखाई देगा, जिसे हम लोग वेव फ्रंट बोलेंगे। ठीक है, यानी अगर सन से आता हुआ लाइट का वेव फ्रंट अगर लिया जाए तो इसका वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा दोस्तों, एक प्लेन की भांति होगा। ठीक है, तो उस प्लेन को मैं सिंपली एक लाइन से दिखा रहा हूं। ठीक है, हो सकता है उतना अच्छा फिगर ना बन पाए, इसलिए मैं पहले से इसको सपोज़ कि दोस्तों हमारे पास एक वेव फ्रंट है, ये सन है, सन से जो रे जा रहा हुआ उसका मैंने एक वेव फ्रंट लिया है, और उस वेव फ्रंट का जो स्पीड है दोस्तों, उस वेव फ्रंट का स्पीड होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एक वेव फ्रंट है, प्लेन है मेरे पास। ठीक है, अब ये वेव फ्रंट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ये यहाँ पहुँच चुका होगा। फिर से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्पीड ट्रेवल कर चुका होगा, बशर्ते कि ये जो मीडियम है एयर है, ठीक है। फिर से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसलिए मैं इक्वल डिस्टेंस पे लाइन बना रहा हूँ। ठीक है। अब दोस्तों अगले 1 सेकंड में ये वेव फ्रंट जो है कहाँ पहुँच चुका होगा, यहाँ पहुँच चुका होगा, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि इसका जो लेफ़्ट पोर्शन है वो कहाँ इंटर कर गया, ग्लास के अंदर इंटर कर चुका है, ग्लास में। और ग्लास में जो इस वेव फ्रंट का स्पीड है, कुछ देर पहले ही मैंने बताया, वो स्पीड घट के 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। यानी ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल ना करके ये थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। फिर से ये वाला वेव फ्रंट यहाँ पहुँच चुका है 1 सेकंड में, जबकि इसका जो लेफ़्ट पोर्शन है वो यहीं पहुँचेगा। ये वाला वेव फ्रंट यहाँ जब पहुँचेगा, इसका लेफ़्ट पोर्शन यहाँ कहीं होगा, ठीक है। ये 1 सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बनाने में। सॉरी, थोड़ा सा ये झुकाव इस तरह का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से बेंड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। अब ये वाला वेव फ्रंट जो है 1 सेकंड में यहाँ पहुँचेगा। यहाँ जब पहुँचेगा तो इसका लेफ़्ट पोर्शन कहाँ इंटर कर चुका है दोस्तों, एयर में इंटर कर चुका है। अब एयर में इसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। फिर से ये वेव फ्रंट इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा राइट पोर्शन में, जबकि उसका लेफ़्ट पोर्शन इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। लेफ़्ट पोर्शन यहीं रहेगा, जबकि राइट पोर्शन यहाँ, और ये पैरेलल इस तरह से आप लोग बनाते चल जाइए, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि क्यों बेंड हो रहा है लाइट रे। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर कोई लाइट रे इंटर करता है तो वो उसमें हल्का बेंडिंग होता है, और इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने बेंडिंग होने का कारण भी बता दिया कि क्यों लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करता है तो अपने पाथ से डेविएट क्यों कर जाता है। अब कुछ टर्म है दोस्तों, ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता क्या है। तो दोस्तों ऑप्टिकली रेयर मीडियम हम लोग उस मीडियम को बोलते हैं जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, ठीक है। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हम उस मीडियम को बोलते हैं जिसमें लाइट का स्पीड घट जाता है, कम हो जाता है। तो डिफिनीशन क्लियर हो चुका होगा। जिसमें लाइट का स्पीड कम हो जाए उसे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जिसमें लाइट का स्पीड बढ़ जाए उसे ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोला जाता है, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कि एयर, वाटर, ग्लास।
अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, इससे पहले वैक्यूम होता है, तो सबसे ज़्यादा लाइट का स्पीड होता है दोस्तों वैक्यूम में, ठीक है, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एयर में भी अप्रॉक्सीमेटली उतना ही होता है, इसलिए दोनों का हम लोग दोनों वैल्यू हम लोग सेम लेके चलते हैं, चाहे वैक्यूम हो या एयर हो, ठीक है। और जैसे ही वाटर में इंटर करता है दोस्तों, इसका स्पीड थोड़ा घट जाता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लाइट का स्पीड क्या हो गया, घट गया। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों कि वाटर जो है एयर की तुलना में ऑप्टिकली क्या है, डेंसर मीडियम है, क्योंकि उसमें लाइट का स्पीड घट चुका है। उसी तरह से अगर ग्लास में लाइट इंटर करता है दोस्तों, तो उसका स्पीड और घट करके 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। यानी ग्लास जो है वाटर की तुलना में भी ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है। वाटर एयर की तुलना में ऑप्टिकली डेंसर, वाटर ग्लास की तुलना में ऑप्टिकली डेंसर, या ग्लास एयर की तुलना में ऑप्टिकली डेंसर, और एयर ग्लास की तुलना में ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलेंगे, या एयर को वाटर की तुलना में ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलेंगे, क्योंकि एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा है। या फिर वाटर को ग्लास की तुलना में हम लोग ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलेंगे, क्योंकि वाटर में ग्लास की तुलना में लाइट का स्पीड क्या है, ज़्यादा है, इसलिए उसे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोला जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी अपने आप में ये मान के चलते हैं कि क्योंकि वाटर का डेंसिटी एयर की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, या फिर ग्लास का डेंसिटी वाटर की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों। डेंसिटी, जिस डेंसिटी का वो बात कर रहा है स्टूडेंट, जो भी इस तरह का एज्यूम करके चल रहा है, वो मटेरियल डेंसिटी का बात कर रहा है कि वाटर का जो मटेरियल डेंसिटी है एयर की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। ग्लास का मटेरियल डेंसिटी क्या है, वाटर की तुलना में ज़्यादा है। लेकिन क्या जिस मटेरियल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मटेरियल डेंसिटी ज़्यादा हो, क्या वो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकली डेंसर होगा? तो ये बात बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, वाटर एंड किरोसिन का, ठीक है। वाटर और किरोसिन। तो वाटर दोस्तों, अगर मटेरियल डेंसिटी का बात किया जाए तो वाटर का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर मैं मटेरियल डेंसिटी की बात करता हूँ तो वाटर जो है किरोसिन की तुलना में डेंसिटी इसका ज़्यादा है वाटर का। लेकिन अगर दोस्तों मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करता हूँ, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन है, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम दोस्तों ये किरोसिन होता है, क्योंकि इसमें लाइट का स्पीड घट जाता है। तो मटेरियल डेंसिटी के मामले में किरोसिन जो है, इसका मटेरियल डेंसिटी कम होता है वाटर की तुलना में, लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकली क्या होता है, डेंसर होता है, क्योंकि इसका डेंसिटी कम होते हुए भी लाइट को ट्रेवल करने में थोड़ा सा ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ता है। इसमें लाइट का स्पीड यहाँ पे घट जाता है, इसलिए लाइट का स्पीड क्योंकि घट जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है दोस्तों ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन वाटर। वाटर की तुलना में क्या है, किरोसिन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो ये एग्जांपल से आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है। और ये बात बिल्कुल ही गलत है कि अगर किसी भी चीज़ का मटेरियल डेंसिटी ज़्यादा हो और वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। किसी भी चीज़ का मटेरियल डेंसिटी ज़्यादा होते हुए भी वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो सकता है, और किसी का मटेरियल डेंसिटी कम होते हुए भी वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। और जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, किसी भी चीज़ का
वैल्यू, तो आप लोग उसे नोट डाउन कर लिया करें। जैसे कि लाइट का स्पीड वैक्यूम में कितना होता है, एयर में तो सेम होता है, वैक्यूम एंड एयर। ग्लास में कितना होता है, वाटर में कितना होता है। ठीक है, ये मैंने बोर्ड पे लिख चुका अभी तक, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी नोट डाउन कर चुके होंगे। अब दोस्तों मैं केस 1 लेता हूँ। केस 1, इतना तो हम लोग पढ़ चुके कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करता है तो क्या होता है, उसके पाथ में डेविएशन होता है। ठीक है, लेकिन अगर लाइट रे रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में इंटर करेगा, ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मैंने अभी बताया आप लोगों को। ठीक है, जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा हो रेयरर, जिसमें लाइट का स्पीड घट जाए डेंसर। तो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करता है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। ये इंसिडेंट रे, ठीक है, जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ इस ये वाले सरफेस पे, उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर इस सरफेस पे डालता हूँ तो इसे बोला जाता है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जब कोई लाइट रे रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में इंटर करता है दोस्तों, तो अपने ओरिजिनल पाथ, जो इसका ओरिजिनल पाथ है दोस्तों, ओरिजिनल पाथ पे ना जाते हुए थोड़ा सा इस ओर डेविएट हो जाता है। ठीक है, किधर डेविएट हुआ है, नॉर्मल की ओर डेविएट हुआ है। ये लाइन आपका कहला है नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ डेविएट होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। जब कोई लाइट रे रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इंटर करता है तो लाइट का डेविएशन किधर होता है, नॉर्मल की तरफ होता है। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2, सेम डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैं एक नॉर्मल डालता हूँ, तो इस लाइट रे को सीधा जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन सीधा ना जा करके दोस्तों कुछ इस तरह से डेविएट कर जाता है। केस नंबर 2 हम लोग देखें। केस नंबर 1 में तो देखें अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में इंटर करता है तो नॉर्मल की ओर डेविएट होता है, और अगर लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में अगर जाता है तो नॉर्मल से दूर उसका डेविएशन होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड ये क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये बात आप लोग क्लियर हो चुका है। अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर इंटर करता है, अगर वो मीडियम रेयरर टू डेंसर की ओर जा रहा हो तो लाइट रे का डेविएशन नॉर्मल की तरफ होता है, और अगर वो डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम की ओर जा रहा हो तो लाइट जो है किधर डेविएट होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर डेविएशन होता है। ठीक है, तो आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के परिभाषा में भी इसे ऐड कर सकते हैं कि जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, और अगर डेंसर टू रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट होता है। और इसी फेनोमेना को दोस्तों हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाम दे रहे हैं। केस नंबर 4, केस नंबर 3, अगर कोई लाइट रे इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आ रहा हो तो वो सीधा निकल जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें कि इसमें किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा। अगर कोई लाइट रे अगर नॉर्मली अगर इंसिडेंट हो रहा हो किसी सरफेस पे तो वो सीधा
दूसरी ओर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंसिडेंट रे है। सपोज़ कि ये मीडियम को मैं मीडियम 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, जो कि है रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। ठीक है, और इस मीडियम को मैं नाम देता हूँ मीडियम 2, जो कि है डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ देर पहले बताया कि जब रेयर टू डेंसर आएगा तो नॉर्मल की ओर डेविएट होगा, उसको जाना चाहिए था इधर। ठीक है, अब फिर से जब मैं यहाँ पे नॉर्मल डालता हूँ तो फिर से ये क्या हो गया, फिर से रेयर मीडियम, मीडियम 1 आ गया। सपोज़ कि एयर है, ग्लास है, तो फिर से क्या है, एयर है। तो फिर से जब ये रेयर मीडियम में इंटर करेगा तो फिर से इसका डेविएशन क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ टर्म के बारे में यहाँ जानते हैं दोस्तों। ये जो लाइन है इसे बोला जाता है दोस्तों इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और यहाँ पर जो ये एंगल बना रहा है इसे एंगल आई बोलते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये दोस्तों इसे बोला जाता है नॉर्मल। ये जो लाइन है परपेंडिकुलर इसे बोला जाता है नॉर्मल, और ये जो रे है दोस्तों इसे बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे, यहाँ पर रिफ्लेक्शन तो हुआ नहीं बल्कि रिफ्रैक्शन हुआ है, इसलिए इसे रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। इस एंगल को दोस्तों हम लोग आर नाम देते हैं। आर मीन्स ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे, और ये है दोस्तों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आप लोग नोट कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये जो दोस्तों ये जो ग्लास स्लैब से बाहर निकल रहा है इसे हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। आप लोग समझ चुके होंगे इस फिगर को कि सपोज कि एयर से ग्लास में इंटर किया तो नॉर्मल की ओर बेंड हुआ, फिर से ग्लास में से जब एयर में निकला लाइट रे तो ये नॉर्मल से थोड़ा दूर उसका डेविएशन हुआ। ठीक है, इस फिगर से आप लोग वाकिफ हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, यहाँ पर भी एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है। तो मैं इसे I1 R1 नाम देता हूँ क्योंकि दो जगह इस तरह का घटना घट रहा है, I1 R1, और इसे मैं नाम देता हूँ I2 R2। ठीक है, अब इस फिगर में दोस्तों देखने वाली बात यह है कि अगर इस लाइन को सीधा अगर बढ़ाया जाए जो इंसिडेंट रे वाला जो लाइन है दोस्तों उसको अगर सीधा बढ़ाया जाए तो देखा जाता है कि जो इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे जो था दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बशर्ते कि इसके दोनों साइड का जो मीडियम है सेम होना चाहिए। ये एयर था तो ये भी एयर, और बीच में कोई भी मीडियम हो, चाहे ग्लास हो या वाटर हो। ठीक है,
तो इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो इसे मैं प्रूफ करता हूँ कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो अभी से कुछ ही देर बाद मैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ाऊँगा, उसमें ये बात क्लियर हो जाएगा, जिसको मैं अभी यूज करने जा रहा हूँ। थोड़ा देर के लिए आप लोग वेट कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो दूसरा पॉइंट है उसे हम लोग स्नेल्स लॉ नाम देते हैं दोस्तों। स्नेल्स लॉ के अनुसार साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर जो होता है दोस्तों वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये बात मैं क्लियर करूँगा बाद में। और यहाँ पर साइन आई बाई आर ना लिख करके I1 R1 लिख देता हूँ। उसी तरह से अगर यहाँ पर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, साइन I2 डिवाइड बाई साइन R2 इजिकल टू हो जाएगा दोस्तों μ1 डिवाइड बाई μ2। थोड़ा सा के लिए दिल थाम लें, ठीक है। मैं इसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, क्योंकि जब मैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ाऊँगा तो ये सारा टर्म आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा पहले इस चीज़ को बता दे रहा हूँ। अब मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन I1 डिवाइड बाई साइन R1 इंटू साइन I2 डिवाइड बाई साइन R2 इजिकल टू μ2 डिवाइड बाई μ1 इंटू μ1 डिवाइड बाई μ2। ये टर्म तो कट जाता है। अब दोस्तों ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, और इस पे परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी बोल सकते हैं कि ये दोनों नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होगा। ये बात क्लियर है। अगर दो लाइन पैरेलल हो और इस पे मैं दो परपेंडिकुलर डाल दूँ तो दोनों लाइन भी क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। अगर पैरेलल होगा, इस पे मैं एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच देता हूँ तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा, मीन्स R1 और I2। ये I2 वाला टर्म और ये R1 वाला टर्म दोनों साइन ऑफ I2 और साइन ऑफ R1 दोनों क्या होगा, कट जाएगा। इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं दोस्तों कि साइन ऑफ I1 डिवाइड बाई साइन R2 इजिकल टू 1, यानी साइन I1 इजिकल टू साइन R2, ठीक है। ये कोई फार्मूला नहीं है, बस आप लोगों को समझाने के लिए था। साइन I1 इजिकल टू साइन R2 मीन्स यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दोस्तों कि I1 और R2 क्या है, बराबर है। मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं इस तरह का एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है। इस पे ये कोई लाइन बनाता हूँ जो कि सपोज़ कि 30 डिग्री का एंगल, यही 30 डिग्री के एंगल के साथ मैं यहाँ एक लाइन बना देता हूँ, यही 30 डिग्री के एंगल के साथ यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ, और यही 30 डिग्री के एंगल के साथ मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, ठीक है। तो सेम लाइन है दोस्तों, ये लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, या ये भी लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और सेम पैरेलल लाइन पे हम 30 डिग्री का अगर एंगल बनाते हैं, ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और इस पैरेलल लाइन के साथ ये जो भी मैं लाइन बना रहा हूँ सबका जो झुकाव है क्या है, सेम है। यानी ये सारे लाइन क्या होंगे, ये सारे लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। बात यहाँ भी सेम चीज़ है, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और इस पे ये जो एंगल है R2 और ये जो एंगल है I1 दोनों क्या है, बराबर है। मीन्स बोल सकते हैं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और यहाँ पर दोस्तों और एक टर्म आता है, ये जो डिस्टेंस है
उसे हम लोग डी से दिखा रहे हैं, जिसे बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट नाम दिया जाता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों? लेटरल डिस्प्लेसमेंट है कि आप लोग पहले ये फिगर बनाए, उसके बाद ये दिखाएं कि जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है, दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है उसे ही दोस्तों हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं छोटा फिगर बना रहा हूँ। आप लोग ये प्रैक्टिकली महसूस भी किए होंगे ये सारी चीज़ों को। एक छड़ी है जो पानी में इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, अब सवाल ये है कि कोई एक आदमी जो यहाँ से इसे देखता है, इस छड़ी को देखता है, तो ये छड़ी कैसा दिखाई देगा? ठीक है, तो मैं यहाँ से दोस्तों सपोज कि इस पॉइंट को वो देख रहा है यहाँ से, तो यहाँ से मैं 2 रे लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से चला इंसिडेंट रे। अब रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? नॉर्मल से दूर जाएगा। और दूसरा रे लेता हूँ, ज़्यादा क्लोज मैं कर दिया। दूसरा रे लेता हूँ दोस्तों, ये भी नॉर्मल से क्या होगा? दूर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो आदमी यहाँ से देख रहा है, अगर मैं इस रे को पीछे प्रोड्यूस करता हूँ तो ये जो 2 रे हैं दोनों का कटाव होगा, यहाँ कहीं होगा इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस व्यक्ति को लगेगा कि ये जो पॉइंट है वो कहाँ है? यहाँ पर है। उसी तरह से दोस्तों ये वाला पॉइंट उसे कहाँ दिखाई देगा? यहाँ कहीं दिखाई देगा। ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं दिखाई देगा। ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं दिखाई देगा। ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं दिखाई, ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ। यानी जो पोर्शन पानी के अंदर है वो वाला भाग उसे कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। यानी एक छड़ी जो इस तरह से डाला हुआ है अंदर, ये आदमी अगर देखता है उस छड़ी को, तो ये छड़ी उसको इस तरह से बेंट हुआ नज़र आता है। ठीक है, हल्का सा बेंट नज़र आता है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग क्लियर है, आप लोग देखे भी होंगे, इस चीज़ को महसूस भी किए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, ये कॉइन रखा हुआ है। यहाँ पे कॉइन है, ये कोई आदमी है, इस कॉइन को देखना चाहता है। क्या देख सकता है? नहीं देख पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ अभी हवा भरा हुआ है। अब इस पे मैं कुछ पानी डालता हूँ। जब इसे पानी डाला जाएगा, देखने वाली बात है कि यहाँ से जो रे निकलेगा दोस्तों, रिफ्लेक्ट होके नॉर्मल से दूर जाएगा। यानी अब ये व्यक्ति इस पॉइंट को देख पाएगा, लेकिन उसे ये वाला पॉइंट कहाँ नजर आएगा? वो तो देखेगा सीधा,
इसको मैं पीछे अगर प्रोड्यूस करूँ इस लाइन को, तो इस व्यक्ति को ये कॉइन ये आसपास उठा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो किसी भी पानी के बॉटम पे अगर कॉइन रख दिया जाए तो वो कॉइन भी थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है दोस्तों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो पा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी पानी से भरा हुआ है। एक व्यक्ति है जो ऊपर से देखता है इसे, ठीक है, तो उसे कैसा नज़र आएगा? इसके बॉटम को देख रहा है। ठीक है, अब इस बॉटम से कुछ रे निकल रहा होगा, एक रे निकला, दूसरा रे निकला, रिफ्लेक्शन के बाद थोड़ा सा इस तरह से डेविएट हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये भी थोड़ा सा इस तरह से डेविएट हुआ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, लेकिन जब दोस्तों इसे प्रोड्यूस किया जाए इस रे ऑफ लाइट को, तो इसका इंटरसेक्शन यहाँ कहीं होता है। यानी ये जो व्यक्ति ऊपर से देख रहा है पानी से भरे हुए टब को, तो इसका जो बॉटम है वो ऊपर नज़र आता है। यानी जो टब का जो एक्चुअल डेप्थ है वो एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा कम नज़र आएगा। आप लोग इस चीज़ को महसूस भी किए होंगे। अगर पानी का गहराई अगर कुछ और है, सपोज़ कि 10 फुट गड्ढा अगर पानी है तो थोड़ा सा कम ही नज़र आता है, सपोज़ कि 5 फुट भी नज़र आ सकता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से ही किसी स्विमिंग पूल का जो गहराई है वो लगता है कि कम है, वो अपना एक्चुअल गहराई में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं फिगर बना ही देता हूँ साइड में। इंसिडेंट रे नॉर्मल की ओर बेंड होगा, तो पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का? तो जिस तरह से रिफ्लेक्शन का 2 लॉ था, उसी तरह से दोस्तों रिफ्रैक्शन का भी 2 लॉ है। उसी लॉ के अकॉर्डिंग ही किसी भी रे ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो पहला लॉ है दोस्तों इंसिडेंट रे। आप लोग समझ रहे होंगे इंसिडेंट रे कौन है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी आप लोग इसी तरह का पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे ना पढ़ करके आप लोग रिफ्लेक्टेड रे पढ़े थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो मैच कर गया। सेकेंड पॉइंट थोड़ा अलग है दोस्तों, जिसे हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि इसे स्नेल्स नाम के साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था, इसलिए ये जो सेकेंड पॉइंट है उसे हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है दोनों पॉइंट को मिला करके स्नेल्स लॉ बोला जाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसका जो पॉइंट 2 है जिसमें साइन आई बाई साइन आर हम लोग करते हैं, उसे ही स्नेल्स लॉ बोला जाता है। ठीक है, स्नेल्स लॉ बोलता है दोस्तों कि स्नेल्स लॉ बोलता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मैंने जो स्टेटमेंट बोला उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू एक कांस्टेंट आता है, और ये जो कांस्टेंट है दोस्तों, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे बोला जाता है। ठीक है,
और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहीं कहीं म्यू साइन से दिखाया जाता है या कहीं कहीं स्मॉल n से दिखाया जाता है। तो आप लोग दोनों में से किसी भी तरह से इसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। मैं यहाँ पर जो साइन यूज करूँगा म्यू ही यूज करूँगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप लोग इसे फॉर्मूला के तौर पे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिया, ठीक है। अब मैं इसे आगे का बात करता हूँ। तो यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात किया जाए, म्यू अगर बात किया जाए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का फाइंड करें, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर अगर करेंगे तो उस मीडियम का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। उस मीडियम का मीन्स किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट यहाँ से आ रहा है और किस मीडियम में इंटर कर रहा है दोस्तों, ये सेकेंड वाला मीडियम में इंटर कर रहा है। मतलब जिस मीडियम में लाइट इंटर कर रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन में तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, ये वाला पोर्शन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है। तो जिस पोर्शन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है ना, उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो आता है दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसा भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, या आप लोग वर्ड में लिख सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर इंटर कर रहा है, तो अगर इस एंगल का अगर साइन थीटा लिया जाए डिवाइडेड बाई इस एंगल का साइन थीटा लिया जाए, तो क्या आ जाता है दोस्तों, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में, पहले वाले के रेस्पेक्ट में। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर अगर एयर ही लिए हुए हैं, यहाँ पर अगर एयर है तो रेस्पेक्ट वर्ड यूज करने का ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, ठीक है। अब एयर के रेस्पेक्ट में ऐसा वर्ड यूज हम लोग नहीं करते, या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ये वर्ड भी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली बोलेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो ये बात क्लियर है, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। अगर हवा से अगर ग्लास में आ रहा हो तो वैसे केस में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ऐसा नहीं बोलेंगे कि हवा के रेस्पेक्ट में। लेकिन यही चीज़ यहाँ पर अगर वाटर हो, ठीक है, वाटर से लाइट आ रहा हो, ये एंगल आई, ये एंगल आर, तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर अगर निकालते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। तो वहाँ ये वर्ड यूज करना ज़रूरी हो जाएगा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है दोस्तों, वाटर के रेस्पेक्ट में आ रहा है। तो फिलहाल 2 लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, और मैंने ये क्लियर कर दिया कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर जो निकालते हैं वो क्या आता है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बशर्ते कि हवा से किसी मीडियम में जा रहा हो। अगर वाटर से ग्लास में जा रहा हो तो फिर अलग हो जाएगा कि ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में। अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताता हूँ। मैं वीडियो पे ज़्यादा उतना लंबा नहीं करूँगा, यही कारण है कि पिछला 2 दिन का वीडियो मेरा बेकार चला गया, मेहनत ही बेकार हो गया। अब मैं दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करता हूँ। हमारे सामने एक वर्ड आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 2 तरह का निकालते हैं, 2 तरह से निकालते हैं। पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा दोस्तों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? पहला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है दोस्तों वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोले या एयर बोले, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम अगर हम लोग करेंगे दोस्तों, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसे हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओनली म्यू। 1 2 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम सिंबल से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं निकालना चाहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर निकालेंगे, नहीं, मैं निकालना चाहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई एक मीडियम है 1, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसे हम लोग सी सिंबल से दिखाते हैं, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सपोज कि जो मीडियम 1 है वहाँ पे लाइट का स्पीड मैं कितना ले रहा हूँ? v1 ले रहा हूँ। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं एक मीडियम 2 लेता हूँ, दूसरा मीडियम लेता हूँ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूँ, तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मीडियम 2 में सपोज कि मैं v2 लेता हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग देख चुके हैं क्या होता है। अब मैं आता हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ओर बढ़ रहा हूँ। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स किसी के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। अगर मैं बात करूँ कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं मीडियम 2 का 1 के रेस्पेक्ट में निकालता हूँ, तो ये आप लोग को आप लोगों के पास अगर दिया हुआ हो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये आप निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कर दें, तो सेकेंड का किसके रेस्पेक्ट में? फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, ठीक है। या फिर μ2 का वैल्यू मैं कितना निकाल चुका हूँ? c डिवाइड बाई v2, c डिवाइड बाई v1। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो ये आता है v1 डिवाइड बाई v2, ठीक है। बात क्लियर है? ये मैं मिटा देता हूँ, v1 डिवाइड बाई v2। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो सेकेंड मीडियम का, अब किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में। तो अब डिपेंड करता है कि गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का दिया हुआ हो तो सेकेंड का डिवाइड बाई फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कीजिए, निकल जाएगा। लेकिन अगर उस मीडियम में, दोनों मीडियम में अगर लाइट का स्पीड दिया हुआ हो, तो पहले मीडियम में लाइट का स्पीड डिवाइड बाई दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड कीजिए, आपको सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में निकल जाए। और अगर ये दिया हुआ हो, एंगल दिया हुआ हो ये वाला, ठीक है, आई एंड आर, तो साइन आई बाई साइन आर कीजिएगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो दोस्तों ये रहा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट में मैं बात किया किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैक्यूम में लाइट का स्पीड डिवाइड बाई उस मीडियम में लाइट का स्पीड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन ये जो बात हो रहा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें आपका ये भी आ जाएगा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। इसमें फिगर आप ले सकते हैं, सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम, ठीक है, जिसमें आई ये है, आर ये है। ये बात क्लियर है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला बात आप लोगों को क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो कितना आता है, V1 डिवाइड बाई V2 आता है। उसी तरह से मैं अगर निकालता हूँ सेकेंड का रिस्पेक्ट, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, V2 डिवाइड बाई V1। ठीक है, अगर इसी को मैं पलट देता हूँ 1 डिवाइड बाई, ठीक है, तो इसे ही पलटना पड़ेगा, V1 को ऊपर ले जाना पड़ेगा, V1 डिवाइड बाई V2। इसे मैं सेकंड मान के चलता हूँ। फर्स्ट और सेकंड मीडियम का आप लोग देखें, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो आप लोग ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, मीन्स सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू, अच्छा, इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई फर्स्ट का सेकंड के रेस्पेक्ट में। तो ये बात आप लोग क्लियर हो गया। ये फार्मूला, अगर दोस्तों इस फार्मूले का मतलब क्या है, अगर आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, सपोज कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू एक्स, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। अगर ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग को दिया हो एक्स, अगर आपको फाइंड करने बोले वाटर का निकालिए ग्लास के रेस्पेक्ट में, इसी चीज़ को पलट दिया तो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 1/x। ठीक है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसे आप पलट सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, बेसिक, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। सपोज़ कि आपको एक मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सिंपली मैं अगर ग्लास वर्ड यूज कर रहा हूँ मीन्स क्या है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा रहा है, मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों 1.5। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। आप लोग ऐसा नहीं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा दें, ऐसा नहीं है। और दोस्तों हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डायमंड का होता है, ठीक है, 2.42 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। अगर देखा जाए तो 2.42, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब क्या है दोस्तों, वो लाइट को ज़्यादा डेविएट कर पाएगा अपने पाथ से। वाटर थोड़ा कम डेविएट करेगा, ग्लास उससे ज़्यादा डेविएट करेगा, और डायमंड बहुत ही ज़्यादा डेविएट कर देता है लाइट को। ठीक है, इसीलिए तरह तरह का जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उसमें डायमंड का यूज होता है, थोड़ा सा वो लाइट को कलरफुल बनाता है डेविएट करके। ठीक है, आगे हम लोग प्रिज्म वगैरह भी पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे लाइट कैसे कलरफुल होता है, तो डायमंड का भी यही खासियत है। ठीक है, तो आज का क्लास दोस्तों हम लोग यहीं पे रखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक आज हम लोग देखे हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन किसी लेंस से होकर कैसे होता है, किसी लेंस के थ्रू लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और अगर यहाँ तक कुछ छूट चुका है तो मैं अगले क्लास में क्लियर करूँगा। ठीक है, थैंक यू।